राजनीति कैरियर का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो मेरी ये मांग रहेगी भाजपा सरकार से, कुछ केस उन्हीं को हारता हूँ जिन क्लाइंटों का भाग्य खराब रहता है। मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, जो मनेनगढ़ में जो सरकार बनती है सर, तो कांग्रेस की तरफ से, तो मैं आपको किंग मेकर कह सकता हूँ कि उसमें आपकी अहम भूमिका होती है। मनेनगढ़ की जनता को इस मांग को लेकर के आदरणीय श्याम बिहारी जी के सामने रखना चाहिए और लड़ना चाहिए। अगर आप सरकार पे चुन के आते हैं तो आप जो अपनी मांगे रख रहे हैं, उसे आप अपने मैनिफेस्टो में ऐड करके नहीं रखा था, पर आपने मेडिकल में डॉक्टर्स की कमी काफ़ी वर्षों से रही है, तो उन मुद्दों पे आपने कभी बात रखी है अपनी? और वर्तमान में ये भी हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे जो विधायक बने हैं वही स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी किस चीज़ का विरोध कर रही है इस चीज़ में? जो उन्होंने परिवर्तन किया है, सजा बढ़ा दिया है, नियमों को चेंज कर दिया है, इसका विरोध कर रही है। पहले भी की थी, जैसे ड्राइवरों के ऊपर था, उनको अधिक सजा और जुर्माना कर दिया एक्सीडेंट होने पर, तो उसका उस समय विरोध हुआ, तो उस समय उन्होंने रोक दिया था। परंतु अभी 1 जुलाई को सबको लागू कर दिया, तो इसलिए इससे आम जनता का कोई फायदा नहीं हुआ, जनता को इससे नुकसान ही हुआ है। अच्छा सर, फिर से मैं एक बार नगर पालिका निकाय चुनाव की तरफ आता हूँ। जैसे फिर से मैं पूछूंगा कि जैसे आने वाले समय में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि आपके चुनावी राजनीति कैरियर का उत्तराधिकारी कौन होगा? वो आपकी बहू होंगी या फिर आपके बेटे होंगे? दोनों हैं, मेरे उत्तराधिकारी बेटा भी है और बहू भी हैं, दोनों। जो सामने से जो लीड करेगा सर? देखिए, लीड दोनों करेंगे। यूथ कांग्रेस में मेरा बेटा है भी, और कांग्रेस के युवा लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये तो समय की बात रहती है, और समय के साथ साथ हाई कमान जो हमारा है उनके द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार कार्य होगा। अच्छा, जो मनेनगढ़ में जो सरकार बनती है सर, तो कांग्रेस की तरफ से, तो मैं आपको किंग मेकर कह सकता हूँ कि उसमें आपकी अहम भूमिका होती है? अभी तक तो जो भी चुनाव हुए हैं उसमें अहम भूमिका मेरी रही है, और भविष्य में भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार होगा उसको जिताने में मैं अपनी पूरी भूमिका निभाऊंगा। सर जैसे फिर अभी अब मैं आपके कुछ पर्सनल मुद्दों पे आऊँगा, आपके जीवन पे। जैसे मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी जो मैंने खुद शूट की हुई थी चुनाव के दौरान, तो आपका कॉलेज के दिनों पे आपका जीवन कैसा था सर? कि आपकी मतलब जो कुछ संघर्ष की कहानियाँ रही हैं या फिर नहीं रही, कि जो लोगों को इंस्पायर कर सके? कॉलेज के दिनों में मैं लहरी कॉलेज से बीएससी किया था, चिरमिरी लहरी कॉलेज चिरमिरी से। उस समय लहरी कॉलेज चिरमिरी बहुत फेमस हुआ करता था, और बाहर से लोग उसमें पढ़ने आया करते थे। उस समय के जो हमारे लेक्चरर्स होते थे उनको हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे, और वो भी अपने पूर्ण क्षमता के साथ हम लोग को हर सब्जेक्ट को पढ़ाते थे। ऐसा नहीं होता था कि हम लोग क्लास से छोड़ दें और वहाँ से भाग जाएं, पीरियड अटेंड ना करें। और सभी स्टूडेंट जो हैं टीचरों का आदर करते हुए मन लगा कर पढ़ते थे। तो आपने कभी क्लास बंक नहीं किया है? नहीं, कभी नहीं किया है। तो सर कुछ ऐसे किस्से होंगे जो आपके साथ घटी हो, जो आप लोगों को बता सकें कॉलेज के दौरान आपके? नहीं, ऐसा कोई विशेष किस्सा तो नहीं है। समान रूप से जो घटनाएं घटती हैं वो रहती हैं, और कुछ ऐसा नहीं है जिसको यहाँ बतला सकूं। सर जैसे आपने बोला कि दिसंबर में आपके वकील के जो कार्यरत है जो आप, वो 50 साल हो जाएगा आपका? नहीं, दिसंबर में 49 साल कंप्लीट हो जाएगा, 50वां शुरू होगा। 50वां शुरू होगा। हाँ, मैं 1975 से 6 दिसंबर 1975 से वकालत शुरू किया हूँ, और तब से लगातार कर रहा हूँ। तो सर जैसे 6 दिसंबर 1975 और आज है दिनांक 3 जुलाई 2024, इन चीज़ों में मतलब आप कितना समानताएं पाते हैं या असमानताएं पाते हैं वकालत को लेकर? पहला दिन था तो मैं वकालत प्रारंभ किया, उस समय मेरे पिताजी भी वकील थे, और कैसे बच्चे को सिखाया जाता है ये मैं अपने पिताजी से देखा। पहले दिन ही मेरे को कोर्ट में किसी केस की पुकार हुई, बोले जाओ
अपने केस को देखो। तो उससे क्या हुआ, मैं कोर्ट में गया और उस समय तो कुछ समझ में आता नहीं था। तो उसके बाद से मैं फाइल पढ़ के जाने लगा और उसी से मैं सीख पाया कि वकालत कैसे करना चाहिए और कितना उसमें मेहनत करना चाहिए। मैं जब भी कोई कार्यक्रम वकीलों का होता है तो उसमें ये नए वकीलों को बतलाता हूँ कि आपको कितना मेहनत करना चाहिए और किस तरह से वकालत करना चाहिए। आज इसमें वकालत की सेवाओं में नए वकीलों में बहुत कमी आई है। सीखना कोई नहीं चाहता, मतलब कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, पूरे उसमें 5-10 लोग ही सीखना चाहते हैं जो अभी की बैच है। अभी की बैच है। उसका कारण यह है, जो चाहते हैं पहले दिन से ही मेरे को पैसा मिलने लगे। पैसा तो आपको तब मिलेगा जब आप किसी का काम करोगे, और बिना काम किए पैसा आप ले लिए और फिर उसका काम नहीं किए तो आप बदनाम हो जाओगे और आपकी वकालत नहीं चलेगी। सर जैसा आपने जब पहला अपना वकालत लड़ी आपने, तो वो केस आप जीते थे या हारे थे? जीते थे। केस तो मैं अधिकांश जीतता हूँ, कुछ केस उन्हीं को हारता हूँ जिन क्लाइंटों का भाग्य खराब रहता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि केस के साथ उस व्यक्ति का भाग्य भी जुड़ा रहता है। मैं ये अनुभव किया हूँ कि कोई केस है जिसमें जमानत तुरंत मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए सर इस बात को। जैसे किसी व्यक्ति का केस है और उसमें मैं पढ़ता हूँ केस को, ऐसा लगता है कि इसमें तो जमानत मिल जाएगी, पर मेरे बहस करने के बाद भी जमानत नहीं मिलती। उसका मुख्य कारण है कि उसका भाग्य ठीक नहीं है। ईश्वर नहीं चाहता कि इसको जेल से बाहर कर दिया जाए। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेरे को उम्मीद रहती है कि इसका जमानत तो होगा ही नहीं, इसके खिलाफ बहुत एविडेंस हैं, और उसमें जमानत मिल जाती है। तो ये भी भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए एडवोकेट को। एडवोकेट ये ना सोचिए कि इस केस को मैं हार गया तो निराश हूँ। आप अपना काम मेहनत के साथ करिए, अपने केस लॉ को जज के सामने पेश करिए, और आपका मेहनत और उस क्लाइंट का भाग होगा तभी आप सफल होंगे। हाँ। सर जैसे हम वकालत की बात कर रहे हैं तो कुछ किस्से और कहानियां हैं आपको लेकर कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारे मनेंद्रगढ़ से लगे हुए हैं, चिरमिरी से लगे हुए हैं, तो सुनने में ऐसा भी आता है कि आप या तो बहुत कम फीस में उनका केस लड़ देते हैं या फिर कभी कभी आप फ्री में भी काम करते हैं। तो इस बात की कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे पास केस लेके आया है उसकी क्षमता तो मैं नहीं जानता कि आर्थिक क्षमता क्या है, इसलिए कभी मैं फीस अपनी ओर से नहीं मांगता। मैं उसको ये कहता हूँ तुम कितना दे पाओगे, और वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसे भी लड़ देता हूँ। परंतु कुछ ऐसे पैसे वाले भी लोग होते हैं जिनके पास है और वो पैसा नहीं देते, नहीं चाहते, तब ऐसा लगता है कि इनका केस जो है मन से न लड़ा जाए। पर गरीबों का केस मैं मन से लड़ देता हूँ। आपने ऐसे कितने केसेस हुए जो आज तक मन से नहीं लड़ा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समय समय की बात है। देखिए वकील के पास जब केस आ जाता है, मैं भले कह दिया कि मन से नहीं डरता, केस आ जाने के बाद ये उसके मन में भावना आ जाती है कि मैं इस केस को कैसे कोर्ट के सामने पेश करूं कि मैं इसमें सफल हो सकूं। इसलिए कह जरूर दिया, पर ऐसा करनी, जब केस मिलता है मैं पूरा मेहनत के साथ ही जज के सामने पेश करता हूँ। सर एक और सवाल है मेरा कि हम फिर से नगर पालिका चुनाव की तरफ आ रहे हैं कि आगामी जो चुनाव 6 महीने में होना है, पिछले इस बार मतलब कोरबा एरिया में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आने वाले जो नगर पालिका चुनाव है उसमें आपकी क्या उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? देखिए आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न तो बहुत ही ठीक है, उसका जवाब भी मैं दूंगा। मैनगढ़ एरिया जो है कांग्रेस का क्षेत्र है, और ख़ास करके मैनगढ़ में जब नगर पालिका चुनाव होता है तो पार्टी के ऊपर कम जाते हैं लोग, व्यक्ति के ऊपर लोग ज़्यादा जाते हैं। हाँ, तो व्यक्ति विशेष जिसको टिकट मिलेगा वो यदि एक अच्छा इंसान है, लोगों का हमेशा सहायता किया है, लोगों का सहायता करने के लिए तत्पर रहता है, तो वो व्यक्ति चुनाव निकाल ले जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस की टिकट ऐसे व्यक्ति को ही मिले जिसको लोग चाहते हों।
दूसरा बात मैं इसमें एक और कहना चाहूँगा कि मैनगढ़ जिला बन गया। जिला बनने के बाद मुख्यालय भी मैनगढ़ में है। मुख्यालय मैनगढ़ में होने के कारण आज जो मुख्यालय है, जहाँ कलेक्ट्रेट है, वो ग्राम पंचायत में है, ग्राम पंचायत चैनपुर। तो मेरी ये मांग रहेगी भाजपा सरकार से, पहले भी मैं ये मांग किया हूँ, इस जितनी मैनगढ़ के आसपास की नगर पंचायतें हैं, खुआपानी, लेदरी, झगड़ाखांड और ग्राम पंचायतें जहाँ पे लोग की बसाहट हो गई है, शहर के लोग जाके बस गए हैं, चनवाई डांड है, चैनपुर है, लालपुर है, इन सब क्षेत्रों को मिला के नगर निगम इसको घोषित किया जाए। हाँ, क्योंकि मुख्यालय होने के कारण नगर निगम होने से कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे बीजेपी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, जो फंड वहाँ से आएगा सरकार के पास से, नगर निगम के पास फंड ज़्यादा आता है। नगर पालिका और नगर पंचायत के पास, ग्राम पंचायतों के पास फंड उतना नहीं आता, जिससे उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। नगर निगम होने के बाद इस पूरे क्षेत्र का विकास बहुत तीव्र गति से होगा और लोगों को उससे लाभ मिलेगा। जो उनका जो आम मांग रहती है, सुविधाओं की मांग रहती है हमें, वो सब हम पूरी कर सकेंगे। इसलिए नगर निगम की सरकार बनाए। और इस बात को तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी बोलूँगा कि वो भी इस मांग को जोर शोर से करें, क्योंकि उनके सामने एक बात ये है कि जिला और मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार ने घोषणा की और उसी के आधार पर बना, तो कम से कम आज अगर भाजपा सत्ता में है तो इस क्षेत्र को नगर निगम बना दे। अच्छा, अगर आप सरकार पे चुन के आते हैं तो आप जो अपनी मांगे रख रहे हैं, हाँ, उसे आप अपने मैनिफेस्टो में ऐड करके नहीं रखा था, पर आपने मैनिफेस्टो में इसलिए नहीं रखा गया था कि मैनिफेस्टो जो बना था हमारा, वो प्रदेश सरकार के द्वारा बना था, प्रदेश कांग्रेस के द्वारा, अलग से मैनगढ़ विधानसभा का नहीं बना था। और कुछ बातें होती हैं कि किस बात को, किस मुद्दे को कब उठाना है, क्योंकि उस समय हमारा जो चुनाव हो रहा था, मैनगढ़, चिमई, खड़गवां तीनों क्षेत्र मिला के हो रहा था, और सिर्फ मैं मैनगढ़ की मांग करता तो दूसरे क्षेत्र के लोग नाराज होते। आज ये मांग इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ मुख्यालय हो गया जिला का, और जिला मुख्यालय अगर नगर निगम में है तो उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने राजाओं के समय जो मैनगढ़ बाजार एरिया का पट्टा दिया गया था, मौखिक पट्टा था, कोई लिखित पट्टा नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद जो रेवेन्यू मिनिस्टर आदरणीय जयसिंह अग्रवाल जी थे, उन्होंने हमारी बात को समझा, मुख्यमंत्री जी हमारे बात को समझे और ये घोषित कर दिया कि मैनगढ़ में राजा के समय से जो काबिज हैं उन सबको उस भूमि का पट्टा दिया जाएगा। परंतु उसमें एक कमी रह गई, वो ये रह गया कि उसमें उन्होंने मार्केट वैल्यू का 2% जमा करने के बाद पट्टा देने की बात की, जो बिल्कुल गलत है। जो उस प्लाट का रेंट रहता है, रेंट नजूल मेंटेनेंस खसरा में दर्ज है, उससे 30 गुना से ज़्यादा रेंट नहीं वसूला जा सकता। और इस काम को भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। जब हमने पट्टा देने तक पहुंचा दिया तो इस 2% को मांग जो है, इसको जो लगाया गया है, इसको समाप्त कराएं। ये तो ये लास्ट ईयर की बात है सर, चुनाव से ठीक पहले की? जी, उसके पहले की बात है, चुनाव से ठीक पहले की बात। ठीक पहले पट्टा मिला था। पट्टा मिलने का आदेश हुआ था मंत्रिमंडल से, पट्टा वितरण होना है, पर उसी को मिलेगा जो 2% जमा करेगा, वो लाखों में होता है। इसलिए ये गलत निर्णय है, इसको चेंज कराना चाहिए। तो आपने इसका विरोध किया था? हाँ, ये बात रखी थी हमने, परंतु उस समय जब ये पास हुआ है कि इनको पट्टा दिया जाए, उसी समय कुछ दिन बाद चुनाव डिक्लेयर हो गया। नहीं तो मैं इस बात को लड़ता और इसको हटवाता। अब मैनगढ़ की जनता को इस मांग को लेकर के आदरणीय श्याम बिहारी जी के सामने रखना चाहिए और लड़ना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने जिला की बात की अपने इस संदर्भ में, तो आप व्यक्ति विशेष के रूप में आपकी क्या भूमिका थी मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने को लेकर?
ये तो बहुत पुरानी बात है। जब जिले की मांग उठी 1980 में, तब से मैं जिला बनाने के लिए संघर्ष करते आया हूँ अपने साथियों के साथ। 1980 में मांग उठी थी, तब एक आयोग बना। उस आयोग ने निर्णय दिया कि साड़ा क्षेत्र में जिला मुख्यालय होना चाहिए। परंतु उसके बाद की जो गवर्नमेंट आई, उन्होंने बैकुंठपुर को जिला बना दिया। उस समय 13 दिन तक यहाँ आंदोलन चला था और मैनगढ़ में 13 दिन कर्फ्यू लगा था। तो उस आंदोलन में आप शामिल हाँ, थे? उस आंदोलन में भी मैं शामिल था और इन मांगों को लेके कई बार, उस समय भोपाल मुख्यालय होता था, भोपाल गया हूँ। तो इसके संबंध में तो मैं शुरू से ही संघर्षरत रहा। तो सर जैसे कि तब का मनिनगढ़ और जैसे आपने भी कुछ मांगे रखी जो हमारे विधायक हैं उनसे, तो इसके अलावा तब से लेके जैसे आप 70 वर्ष के हो चुके हैं, जब आपने मनिनगढ़ को छोटे उम्र में देखा और अभी तक लेके व्यक्ति विशेष रूप में आप क्या बदलाव चाहते हैं कि हमारे शहर के लिए और क्या अच्छा होना चाहिए? हमारे शहर के लिए अच्छाई तो यही है कि जो घोषणा हुई है कांग्रेस के द्वारा, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करे। जैसे मैनगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनना है, उसको जल्द से जल्द पूरा करवाएं। और मेडिकल कॉलेज बनने से हमारे इस क्षेत्र के जितने गरीब लोग हैं, जिनको दवा की ज़रूरत पड़ती है, इलाज की ज़रूरत पड़ती है, उनका मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहीं इलाज हो जाएगा और अच्छे से वो इलाज होगा। इसलिए उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। सर जैसे मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, जैसे मनिनगढ़ में मेडिकल में डॉक्टर्स की कमी काफ़ी वर्षों से रही है, तो उन मुद्दों पे आपने कभी बात रखी है अपनी? बिल्कुल, उस समय जो मंत्री जी थे उनके पास आदरणीय टी.एस. सिंहदेव ही मंत्री थे, उनके पास बात रखी थी। और वर्तमान में ये भी हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे जो विधायक बने हैं वही स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं जी। तो स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण उनको कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में जो डॉक्टरों का संख्या है, क्षमता है, सैंक्शन पोस्ट है ये कहेंगे, उतने डॉक्टर तो पदस्थ करना चाहिए। सबसे कमी है, यहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, तो लेडी डॉक्टर यहाँ रखना चाहिए। मशीनें जो खरीद के आ रही हैं वो काम नहीं कर रही हैं, या उनको ऑपरेट करने वाला नहीं है। ऑपरेट करने वाला कभी नहीं है, कभी ऑपरेट हो रहा तो उसके दूसरे उपकरण खराब हैं, वो नहीं हो रहे हैं। तो ये सब पे नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और आदरणीय श्याम बेहाली जी से भी निवेदन करूंगा कि आप व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर कम से कम अपने विधानसभा के हॉस्पिटलों पे विशेष ध्यान दें और यहाँ डॉक्टरों की पूर्ति करें। सर जैसे आपने बोला कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, हाँ, टी.एस. बाबा थे, हाँ, तो उनके कार्यकाल था उनका, तब इन चीज़ों पे कितना देख रेख किया गया था? उस समय हम लोग के मांग पर एक लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग यहाँ की गई थी जिला अस्पताल मैनगढ़ हॉस्पिटल में। और ये हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि कुछ दिन काम करके वो फिर चली गई यहाँ से। तो मांग तो देखिए पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, इसमें कोई शंका नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते डॉक्टर लोग, उसका मुख्य रीज़न है वेतन कम होना। तो ये सब विसंगतियाँ जो हैं उसको अगर दूर किया जाए तो डॉक्टर से यहाँ रहना पसंद करेंगे।